जो दुनिया के सबसे बड़े संकट में अगर वो एक शांति दूत की भूमिका निभा रहा है। अबे साले पाकिस्तान जैसा देश जो आपकी संसद पे हमला कराता है, मुंबई पे हमला कराता है, बेलगाम पे हमला कराता है, आप उसकी तारीफ कर रहे हैं यहाँ पर खड़े होकर। आपको शर्म आनी चाहिए। ये शर्म जैसे शब्दों से बच के कम से चलिए। मैं छोटे भाषा का इस्तेमाल ठीक है, आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। किया। ठीक है, आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए। मुझे क्यों शर्म आएगी? मुझे क्यों शर्म आएगी? भाषा नियंत्रण कराइए। मुझे क्यों शर्म आएगी? ठीक है, आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। ऐसे नहीं चलेगा। चलिए, ताली किस चीज में बचाई तुम लोगों ने? एजेंसीज हैं। पाकिस्तान शांति दूत बन गया, इतना बड़ा लक्ष्य हासिल। मैडम, पाकिस्तान को लेकर हमारे अंदर नफरत आपसे ज्यादा है। लेकिन आप ही पढ़ाई कर रहे थे ना, आप ही पढ़ाई कर रहे हैं। नहीं, हम तो पाकिस्तान और शांति दूत एक लाइन में सुनने को तैयार नहीं। अब देखिए, मुझसे लड़ लीजिए। आपके साथ यही प्रॉब्लम है। मेरा सवाल जो है वो आशुतोष सर से है। वो अभी बहस छोड़ के जा रहे थे, तो वो मतलब भारत को, पाकिस्तान को डिफेंड कर रहे हैं कि पाकिस्तान ऐसे है और पाकिस्तान को मौका, तो भारत को क्या दिखाना चाहते हैं? वो एक तरफ मतलब आज तक अपना रुख नहीं दिखाते कि वो भारत के साथ में, हिंदुस्तान के साथ में है। वो एक अपना अलग चेहरा दिखाते हैं। इस देश का संविधान हमें यह कहता है कि जो अपने को विश्व गुरु कह रहे थे, क्यों नहीं वो आज पंचायती करके दोनों देशों के बीच में समझौता कराने की कोशिश करते? कहां थे वो? दोबारा तो बड़ा फुलाया गया। जब भारत चाहता है किसी भी जगह पर इन्वॉल्व होता है या इंटरफेयर करता है तो उसे बड़ी अम्मा कहते हैं। तो अगर भारत करे तो बड़ी अम्मा और पाकिस्तान करे तो शांति दूत, ये किस तरीके से जायज है? मजा आया। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक धमाकेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाले है प्रोफेसर अंशु जोशी, स्टूडियो में मौजूद ऑडियंस और खुद को ईमानदार पत्रकार कहने वाले, पाकिस्तान को शांति दूत कहने वाले आशुतोष के बीच में। दोस्तों, आज प्रोफेसर अंशु जोशी और ऑडियंस ने मिलकर देश की सबसे बड़े देशभक्त आशुतोष को जमकर पेला है। दोस्तों, ईरान अमेरिका के बीच युद्ध विराम करने के लिए पाकिस्तान जो कबूतर की तरह काम कर रहा है, आज उसी पर डिबेट चल रही थी, जिसमें देशभक्त आशुतोष खुद को सबसे बड़े देशभक्त बताकर पाकिस्तान की विदेश नीति की तारीफ करते हुए पाकिस्तान को शांति दूत बताया और अपनी देश की विदेश नीति को कुएं में गिरा दिया और अपनी प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने की भरपूर कोशिश करा। फिर आज स्टूडियो में मौजूद ऑडियंस और प्रोफेसर अंशु जोशी ने आशुतोष को ऐसा धोया कि वो डिबेट छोड़ भागने लगा। दोस्तों, आज की ये डिबेट सच में बहुत ही मजेदार होने वाले हैं, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है बिना स्किप करके वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। आशुतोष जी, जल्दी से आइए। आज मामला, चूंकि ट्रंप का सरेंडर आज एकदम फेवरेट टॉपिक आया आशुतोष जी का। युद्ध विराम नहीं, ये ट्रंप का सरेंडर। इस विषय पर बोलने का आशुतोष जी आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। युद्ध में कोई रनर्स अप नहीं होता और अमेरिका और इजराइल की ताकत मिलकर अगर वो बातचीत कर रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि दुनिया के सुपर पावर और रीजनल पावर दोनों ने ईरान के सामने सरेंडर किया है। अगर जीत रहे होते या जीत गए होते तो बातचीत की टेबल पे नहीं आते। ठीक है, समझिए। 5 फैक्टर्स हैं जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, इस युद्ध में अमेरिका पूरी तरीके से एलिनेट हो गया, यहां तक कि उसके नाटो के साथी उसके साथ नहीं है और ट्रंप को कहना पड़ा यू आर कावर्ड एंड पेपर टाइगर। कह रहा तुम मेरी मदद करो हार्मुज को खुलवाने के लिए। नाटो ने मना कर दिया। खुद अमेरिका के अपने आर्मी चीफ को उन्हें सैक करना पड़ा युद्ध के बीच में, साथ में 2 जनरल्स को। क्यों करना पड़ा? क्यों? उनके जो एंटी टेररिज्म सेंटर के जो चीफ है उसने इस्तीफा दिया। उसने कहा कि यह लड़ाई अमेरिका ने ईरान के ऊपर थोपी, ईरान ने अमेरिका के ऊपर नहीं थोपी है। उनका वाइस प्रेसिडेंट वो इस युद्ध के साथ नहीं है। यह हालत हो गई थी ट्रंप की इस युद्ध के दौरान। अमेरिका के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो अप्रूवल रेटिंग है, किसी भी प्रेसिडेंट की इतनी बुरी अप्रूवल रेटिंग कभी नहीं थी। और चर्चा इस वक्त यह चल रही है कि अगले मिड टर्म इलेक्शंस में रिपब्लिकन्स पूरी तरीके से हार सकते हैं। और पिछले जो बैटल ग्राउंड स्टेट है और रिपब्लिकन स्टेट्स है, वहां 29 बाई इलेक्शंस में 29 के 29 से हार चुके हैं। यानी पॉलिटिकली इनको लगा कि मेरा सुसाइड हो जाएगा। इसके साथ साथ ऑयल का जो क्राइसिस क्रिएट हुई है पूरी दुनिया में, उसने इनको मजबूर कर दिया सरेंडर करने के लिए। और खुद अमेरिका के अंदर 34% बढ़ा और पर बैरल जो है पर गैलन $4 हो गया। यह स्थिति पैदा हुई आर्थिक और आखिरी बात है, जिन मिडिल ईस्ट के भरोसे पर आप खड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता है तो आप यहां किस लिए हैं। और हो सकता है आने वाले समय में उनको कह दिया जाए थैंक यू ट्रंप जी। समय समाप्त हुआ। जबरदस्त, बहुत अच्छा। प्रोफेसर अंशु जोशी जी, आपका 2 मिनट का समय इस विषय पर। युद्ध विराम नहीं, ये ट्रंप का सरेंडर है, बोलने का अगेंस्ट द मोशन। समय शुरू होता है अब। सबसे पहले तो हम ये समझें कि ये चाइनीज सरेंडर है। चल गया तो चांद तक नहीं चला तो शाम तक। सही पकड़े हैं। अभी जब तक बातचीत नहीं हो जाती, दोनों देशों के अपने अपने जो सूत्र हैं उन पर चर्चा नहीं हो जाती, तब तक सीज फायर को हम सीज फायर नहीं मान सकते। दूसरी बात, युद्ध में जब सीज फायर होता है तो उसमें किसी एक देश को हम सरेंडर्ड नहीं मान सकते। ये पूरे युद्ध का एक अध्याय होता है और यही वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पश्चिम एशिया में हम होते हुए देख रहे हैं। और ये भी देखें कि 6 अप्रैल के बाद जब ट्रंप ने धमकियां दी कि पूरी तरह से ईरान को बर्बाद कर देंगे, तब अराक्ची की तरफ से यह स्टेटमेंट आया कि हाँ, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इमीडिएटली कंप्लीटली खोलने को तैयार हैं। तब जाकर के सीज फायर को
को ट्रंप ने अनाउंस किया, तो इसे हम अमेरिका का सरेंडर कैसे मान सकते हैं? भगवत गीता के अध्याय 2 में यदि हमें युद्ध को समझना हो तो श्लोक 31 से 40 तक पढ़ते हैं, तब समझ आता है कि युद्ध धर्म के लिए, न्याय के लिए लड़ाया जाता है। लेकिन पश्चिम एशिया में स्थिति बहुत घालमेल है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो हम किसी एक देश को जीता हुआ, हारा हुआ या ब्लैक या व्हाइट स्पेस में रख करके नहीं देख सकते। वहीं जब हम अर्थशास्त्र में कौटिल्य को पढ़ते हैं तो पता लगता है कि युद्ध के अलग अलग विराम बिंदु और अलग अलग चैप्टर्स होते हैं। तो ट्रंप ने किया यह है कि एक टैक्टिकल पॉज लिया है, ही इज बाइंग आउट द टाइम, और इसके साथ साथ वो करना ये चाह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को कंट्रोल करते हुए फिर जो रिजीम चेंज कराने को लेकर के इस युद्ध को शुरू किया था, उस उद्देश्य में सफलता प्राप्त कर सके। पार्शियली उन्हें मिल चुकी है, क्योंकि खामेनेई को पहले ही दिन अटैक में एलिमिनेट करा दिया गया, जो अमेरिका की बहुत बड़ी जीत है। इसके अलावा आप देखें, ईरान की सारी न्यूक्लियर साइट्स तबाह हो चुकी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल साइट्स तबाह हो चुकी हैं, हजारों की संख्या में वहां पर लोग मारे गए हैं, जिस तरह की तबाही मची है। तो ऑल इन ऑल कोनारक आप नेवल बेस को देखें, वो पूरी तरह से अमेरिका ने तबाह कर दिया है। तो ऑल इन ऑल जब आप देखते हैं तो ईरान का सबसे ज्यादा विनाश हुआ है। जो कॉस्ट बेयर कर रहा है वो ईरान कर रहा है, और इजराइल ने अभी तक लेबनान पर हमले रोके नहीं हैं। तो हम ये भी मान के चले कि जो हम इजराइल और अमेरिका को एक साथ पैरेलली देख रहे हैं, ये कुछ ना कुछ सोच करके दोनों देश इस तरह से एक गुड कॉप एक बैड कॉप वाली सिचुएशन में गेम खेल रहे हैं। तो सीज फायर की टेबल पर, डिप्लोमेटिक टेबल पर जब तक बातचीत नहीं हो जाती, तब तक और बिंदु सामने नहीं आ जाते, और तब भी हम ये बिल्कुल नहीं मान सकते कि अमेरिका ने सरेंडर किया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कोई सवाल? जल कुलकर्णी इनके लिए कि जैसे पहले वाले वक्ता ने भी कहा कि मध्यस्थता जो के बारे में बात की कि पाकिस्तान ने मध्यस्थता की। पाकिस्तान ने मध्यस्थता तो नहीं की, वो कबूतर होता है ना जो चिट्ठी दे करके आता है और वापस लाता है, वो बात की पाकिस्तान ने। तो मध्यस्थता अलग चीज होती है, और सिर्फ चिट्ठी देनी और वहां से क्या जवाब लाना वो बात अलग होती है। तो ये बहुत जरूरी है। कट कॉपी पेस्ट मध्यस्थता हम कह सकते हैं, पाकिस्तान की कट कॉपी पेस्ट मध्यस्थता हम कह सकते हैं। हम सभी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ट्वीट पर वो संदेश पढ़ा था जो एज इट इज ड्राफ्ट को पेस्ट कर दिया गया था। मुझे लगता है कि हम पाकिस्तान को एक ऐसी पूर्वाग्रह की नजर से देखते हैं कि सच्चाई भी हमसे देखी नहीं जाती, और चूंकि पिछले 10-12 सालों जिस तरीके से इस देश का मानस बनाने की कोशिश की गई है, उसमें हम एक खास नजरिए से देखते हैं। हम अपनी हिसियाहट को जो है वो दूसरे को ऊपर कोशिश करते हैं। आज की तारीख में हकीकत यह कि पाकिस्तान पूरी बातचीत का पिवट है। जिस पाकिस्तान को हम और भारत सरकार लगातार एक आतंकवादी देश के तौर पर पेश करने की कोशिश करती रही, हमने डेलीगेशंस भेजे दुनिया को समझाने के लिए, वो पाकिस्तान इस बातचीत में अगर कबूतर भी है, मैं तो पहले तो इस बात से पूरी तरीके से असहमत हूं। अच्छा, अगर कबूतर भी हो, पिवट है इस पूरी बातचीत में, तो कम से कम हमें इतनी सच्चाई तो एक्सेप्ट करनी चाहिए कि आज की तारीख में हमारी जो भूमिका थी वो पाकिस्तान के पास है। भारत दुनिया की उसको विदेश आतंकवादी नीति देश में, मानने के लिए तैयार नहीं है। भारत की विदेश एक नीति मिनट, में, मैडम मैंने आपके बीच में नहीं बोला। दुनिया उसको हम जो दुनिया के सबसे बड़े संकट में अगर वो एक शांति दूत की भूमिका, क्या बोला तूने? जो दुनिया के सबसे बड़े संकट में अगर वो एक शांति दूत की भूमिका निभा रहा है, अबे साले, तो हमारे लिए वाकई में हम अपने विदेश नीति वालों को समझना चाहिए कि हम किस तरीके की विदेश नीति कर रहे हैं। चाइना हमारे साथ नहीं, अमेरिका हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ रूस नहीं है, और अब पाकिस्तान चीन भी उसके साथ है, अमेरिका भी उसके साथ है, आप देख लीजिए, और रूस भी उसके साथ। आपको टेररिस्ट नेशन लगता है कि नहीं पाकिस्तान? हम सवाल इस पे कर रहे हैं, मतलब आप भी तो असेसमेंट करेंगे ना एज एन एनालिस्ट। टेररिस्ट नेशन कौन होगा इस युद्ध में? एग्रेसर कौन है? अमेरिका है या ईरान है? अरे हम अपने नजरिए से कह रहे हैं कि हम अमेरिका और ईरान के नजरिए से कह रहे हैं। आप एक आपकी नजर क्या है? इंडिया की नजर क्या है? एक मिनट, इंडिया का स्टैंड क्या है? पहली बात, मतलब आप विषय डिफेंड से कर रहे हैं भटके नहीं, पहली पाकिस्तान बात, को, मैं नहीं भटक रही। पहले विषय से नहीं। जब पाकिस्तान के बारे में वो टेररिस्ट स्टेट है, रोग स्टेट है, सबको मालूम है। विषय से आप भटक रहे हैं। मैडम एक मिनट प्लीज, आप पाकिस्तान, मैडम एक मिनट प्लीज, मैं जानता हूं मैं अनपॉपुलर बात कह रहा हूं यहाँ पे, मैं जानता हूं मैं पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात कह रहा हूं, बट हकीकत ये है कि चीन भी पाकिस्तान से बात कर रहा है, ओमान उससे बात कर रहा है, तुर्की उससे बात कर रहा है, इजिप्ट उससे बात कर रहा है। भारत से बात क्यों नहीं कर रहा? मैं सवाल पूछता हूं, भारत के यहां दिल्ली के अंदर ये टॉक क्यों नहीं हो रही? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। इसलिए क्योंकि आपकी विदेश नीति पूरी तरीके से फ्लॉप है, असफल है। आपने सारे अंडे इजराइल और अमेरिका के बास्केट में डाल दिए, और आपको मालूम नहीं है आप अभी बदत है भाई, अभी बदत है। पाकिस्तान जैसा देश जो आपकी संसद पे हमला कराता है, मुंबई पे हमला कराता है, पहलगाम पे हमला कराता है, आप उसकी तारीफ कर रहे हैं यहाँ पर खड़े होकर? आपको शर्म आनी चाहिए। मैडम प्लीज, ईरान और पाकिस्तान ये दोनों ऐसे देश हैं जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट करते हैं, फंड करते हैं। ये शर्म जैसे शब्दों से बच के कम से कम मैं छोड़ के चला जाऊंगा इस भाषा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए। मुझे क्यों शर्म आएगी? मुझे क्यों शर्म आएगी? भाषा नियंत्रण कराइए, मुझे क्यों शर्म आएगी? नियंत्रण कराइए, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, आपको शर्म नहीं आनी चाहिए।
रही है। ठीक है, ऐसे चलिए, नहीं चलेगा। चलिए चलिए चलिए। ऐसे नहीं चलेगा ये। एम्बेसडर सर जी। ताली किस चीज में बचाई तुम लोगों ने? बस मैं इस युद्ध के 4 मकसद थे जो इजराइल और अमेरिका के दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट थे। पहला, रिजीम चेंज। क्या हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। दूसरा, उनके न्यूक्लियर आर्सेनल्स को खत्म किया जाए। बिल्कुल नहीं हुआ। कहीं रेडिएशन का कहीं कोई सबूत नहीं है। तीसरा, उनके बैलिस्टिक के लॉन्ग रेंज मिसाइल को खत्म करना। क्या वो खत्म हुआ? कहीं इस बात का सबूत नहीं, बल्कि अमेरिकन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट साफ तौर पर कहती है कि 50% से ज्यादा अभी भी उनके पास असलहे हैं और 45,000 से ज्यादा ड्रोन उनके पास है। तीसरी चौथी बात जो इंपॉर्टेंट बात है कि जो बार बार हम ये कह रहे हैं कि ईरान को हमने कब्जा में कर लिया, बल्कि ईरान ने ऑयल स्टेट ऑफ हार्मुज को वेपनाइज करके पूरी दुनिया को यह बता दिया कि आप एसिमेट्रिक वॉरफेयर करके आप अमेरिका जैसे कंट्री से लड़ सकते हैं। कौन सा मकसद पूरा हुआ मुझे तो पता नहीं, कौन सा मकसद पूरा हुआ। जबकि आप 26 फरवरी को जब ओमान के माध्यम से बातचीत हो रही थी, अमेरिका ईरान इस बात के लिए तैयार था कि वो अपने जो न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं वो एक तरीके से उसको सरेंडर कर देगा। अब आप उनकी बात करिए। जो एजेंसीज हैं, पाकिस्तान शांति दूत बन गया, इतना बड़ा लक्ष्य हासिल। एक मिनट मैडम, पाकिस्तान को लेकर हमारे अंदर नफरत आपसे ज्यादा है। लेकिन कृपया आप ही बड़ाई कर रहे थे ना, आप ही बड़ाई कर रहे हैं। नहीं, हम तो पाकिस्तान और शांति दूत एक लाइन में सुनने को तैयार नहीं। अब देखिए, मुझसे लड़ लीजिए, आपके साथ यही प्रॉब्लम है। खोपड़ी तोड़। मैडम नहीं, आप प्लीज स्टिक टू द टॉपिक। मैडम एक बात समझ लीजिए आप कि आप अगर हम इतिहास की तथ्यों के आधार पे व्याख्या नहीं कर सकते तो हम अपनी विदेश नीति, अपनी गलतियों के ऊपर कभी हमेशा आंख मूंद देंगे और हमेशा कुएं में गिरेंगे। बाकी के जो भी मकसद या उद्देश्य हैं या जो अमेरिका के राष्ट्रीय हित हैं, उससे परे अब मैं यदि ईरान को एज ए नेशन देखूं और जिस तरह से हूती, हिजबुल्लाह और हमास जैसे आतंकवादी संगठनों को लगातार पल्लवित पोषित कर रहा था, जो अमेरिका के 10 सूत्र हैं उसमें से एक सूत्र भी है कि इन प्रॉक्सीज को ईरान हेल्प करना, फंड करना बंद करे। इन्हीं में से एक हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला करके इस युद्ध की शुरुआत की थी, जिसमें 1500 बच्चियां और महिलाएं मारी गई थी। तो हम जब भी ईरान में बच्चियों की मृत्यु पर बात करते हैं तो इजराइल में जो 1,500 महिलाएं और बच्चे मारे गए थे उनकी भी हमें बात करनी चाहिए। बात तो सही है। तो आतंकवाद के खात्मे के लिए और उस ईरान में रिजीम चेंज करने के लिए जहां पर महिलाएं सड़कों पर थी और जो भारत के कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाता है, कहीं ना कहीं हम सबके लिए फैक्ट जानना जरूरी है कि यहाँ पर धर्म और न्याय की बात आती है। ताऊ एकदम चिंतन में चले गए। देश के अंदर लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं, विवाह के बारे में बात कर लेंगे। हमको ये लगता है कि देखिए, 2 लोगों का प्रेम विवाह हो या अरेंज्ड मैरिज हो, मैरिज हॉल वाले को क्लेम नहीं करना चाहिए हम करवा रहे हैं। तो पाकिस्तान इसलिए है क्योंकि वो होस्ट कर सकता है, भारत होस्ट नहीं कर सकता, वो चीन भी नहीं कर सकता। मेरा सवाल जो है वो आशुतोष सर से है। वो अभी बहस छोड़ के जा रहे थे, तो वो मतलब भारत को, पाकिस्तान को डिफेंड कर रहे हैं कि पाकिस्तान ऐसे है और पाकिस्तान को मौका, तो भारत को क्या दिखाना चाहते हैं? वो एक तरफ मतलब आज तक अपना रुख नहीं दिखाते कि वो भारत के साथ में, हिंदुस्तान के साथ में है। वो एक अपना अलग चेहरा दिखाते हैं हिंदुस्तान से अलग। तो वो मुझे वो करना है कि वो क्लियर हिंदुस्तान के साथ में है कि अलग है। आशुतोष जी से तुमको लग रहा है इसी से युद्ध सुलझेगा? तो मैम उन्होंने बहस ही इस पे करी ना कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ। शाबाश बेटा। तो चलिए, आपका 1 मिनट का रिबटल राउंड में इन बच्चों के सवाल का और खास तौर पर उस बच्चे के सवाल का जवाब देने का समय शुरू होता है। तो 1 मिनट बोलने के बाद जवाब दूंगा। नहीं, 1 मिनट ही वही है। नहीं, सबको 1 मिनट मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा। क्यों? क्योंकि आपको पाकिस्तान पसंद है। सॉरी, बोलिए। 1 मिनट का समय शुरू होता है। भारत की नीति तो बहुत स्पष्ट है, उस पर हम सबको गर्व है। नरेंद्र मोदी सरकार की नीति पर मुझे गर्व नहीं है। ये फर्क अगर हम नहीं करेंगे तो यहां बैठी हुई पूरी की पूरी जनरेशन और पीढ़ी गलत इतिहास पढ़ेगी और भारत की विदेश नीति की गलत व्याख्या करेगी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने शपथ ग्रहण समारोह में नवाज शरीफ को बुलाते हैं तो देशभक्त हो जाते हैं। जब ऑटोमेटिकली लाहौर में उतरते हैं और नवाज शरीफ की मां को जब वो साड़ी देते हैं तो क्या वो देशभक्त होते हैं? क्या लालकृष्ण आडवाणी पाकिस्तान जाके जिन्ना को सेकुलर बताते हैं तो वो देशभक्त होते हैं? क्या पठानकोट के हमले के बाद ISI से पठानकोट की जांच कराते हैं तो क्या देशभक्त होते हैं? मैं देशभक्त हूं क्योंकि मैं अपने देश के साथ हूं, मैं सरकार के साथ नहीं हूं। और मुझे अपने देश पर गर्व है और ये देश और इस देश का संविधान हमें यह कहता है कि जो अपने को विश्वगुरु कह रहे थे, क्यों नहीं वो आज पंचायती करके दोनों देशों के बीच में समझौता कराने की कोशिश करते? कहां थे वो? गुब्बारा तो बड़ा बड़ा फुलाया गया, पाकिस्तान क्यों कर रहा? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इन्होंने बोला कि पाकिस्तान शांति दूत बना है, पर यही लोग हैं कि बोल रहे थे कि जब भारत जाता है किसी भी जगह पर इन्वॉल्व होता है या इंटरफेयर करता है तो उसे बड़ी अम्मा कहते हैं। तो अगर भारत करे तो बड़ी अम्मा और पाकिस्तान करे तो शांति दूत, ये किस तरीके से जायज है? मजा आया।
दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में, देशभक्त आशुतोष के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।